टीचर भी तुमसे बहुत नाराज थी। कह रही थी कि तुम आजकल पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, एग्जाम में सवाल के जवाब भी ठीक से नहीं लिखते। क्या परेशानी है बताओ मुझे। अगर ऐसा ही रहा ना तो वो लोग तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। क्या हुआ बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। आप भरत को कुछ समझाते क्यों नहीं है? मैं क्या समझाऊं? तुम्हारा बेटा है, तुम जानो और वो जाने। मुझे इन सब चीजों से दूर रखा करो। कभी कभी किसी अपने को खोने का गम इतना गहरा होता है कि वो किसी को नजर नहीं आता, उन्हें भी नहीं जो बहुत करीब होते हैं। ऐसे में उस परेशानी और बेचैनी को दूर करने के लिए कई बार सिर्फ एक ही चीज काफी होती है, एक प्यार भरा स्पर्श। आसमान छूने और मेरी बीवी को अपनी बहन की वेडिंग के लिए गोल्ड रिंग गिफ्ट देने की पड़ी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा खर्चा ना हो। एक तो सैलरी बढ़ने का नाम नहीं लेती और खर्चे देखा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। होम मिनिस्टर ने कहा है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है लेकिन ये वो ऑलवेज रिमेंबर वाइफ इज ऑलवेज राइट होती है, लेकिन क्या करें, खर्चे को लेकर मैं अक्सर परेशान हो जाता हूँ। मुझे ही नहीं पता। अरे क्या हो गया? महेश उस लड़के को देख। छोड़ना यार, चल मम्मी के घर चलते हैं, ऑफिस लेट हो जाएंगे मालूम। चल। मुझे लगता है उसे भूख लगी है। अरे जाने दो ना यार, मुझे तो पूरा ड्रग एडिक्ट लग रहा है वो। चलो ना यार। अशोक, अशोक, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे लगी? अशोक यार छोड़ो ना यार, क्यों मुसीबत में पड़ रहे हो? एक तुम्हारा नाम क्या है? भरत। चलो ना यार अशोक। महेश एक मिनट इसकी हालत तो देख। तुम कुछ खाओगे भरत? चलो मैं कुछ खिलाता हूँ, आओ। यार महेश, इसे चोट लगी है, मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर को दिखा दूँ। अशोक, अशोक अन्ना, उस लड़के को सड़क पर ही छोड़ दो अन्ना। कौन है क्या पता, बेकार के चक्करों में क्यों पड़ रहे हैं अन्ना? अरे ये तो यही वाली बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। सुन, जाने दे उसे। ऐसे कैसे जाने दूँ? कैसे सड़क पे छोड़ दूँ? बीमार दिख रहा है, इसे चोट लगी है, डॉक्टर को तो दिखाना ही होगा ना। अन्ना, आपको लगता है आपकी मदद करने से कुछ होगा? अरे ये तो इनका रोज का काम है। बीमार लाचार दिखते हैं ताकि कोई मदद करे, पैसे दे और मुफ्त में खाना भी खिलाए, बस इनका दिखावा है। अरे ऐसे तो रोज यहाँ पर मेरे होटल के सामने आते हैं अन्ना। पता नहीं, इसको देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये उन लोगों में से है।
इसके कपड़े भी ठीक ठाक हैं। मुझे तो लगता है कि ये कोई मुसीबत में फंस गया है। यार मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आप ठहरे बिजनेस वाले और मैं मामूली नौकरी पेशे वाला इंसान हूँ। मुझे टाइम से काम पे पहुँचना होगा यार, मैं चलता हूँ। इसका नाम भरत है, इसे चोट लगी है। सर ये आपका रिलेटिव है? नहीं, मैं इसे नहीं जानता, ये मुझे रास्ते पर मिला, तो इसकी हालत देखकर मैं इसे इलाज के लिए लाया। सर आई एम रियली सॉरी, ऐसे बिना जाने हम किसी को भी एडमिट नहीं कर सकते। अरे यू डोंट वरी, इसके इलाज का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, और इसके अलावा अपने रिकॉर्ड के लिए आप चाहो तो मेरे डिटेल्स ले लीजिए। सर हमें एडमिट करने के लिए इसकी डिटेल्स की जरूरत पड़ेगा। अरे लेकिन मैं तो हूँ ना, इसका इलाज खत्म होने तक मैं इसके साथ ही रहूंगा। इसे कहीं और ले जाइएगा, और मेरी राय मानिए तो आप भी कोई रिस्क मत लीजिएगा। बात पैसों की नहीं है सर, लेकिन बिना किसी जानकारी के हमारे इसे एडमिट करना पॉसिबल नहीं है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये बीमार है, इसे चोट लगी है और इसे इलाज की सख्त जरूरत है। मैं मानती हूँ, लेकिन हमारे भी तो कुछ रूल्स है ना सर। और फिर ऐसे केसेस में जनरली बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो हमारे लिए रिस्की हो सकता है। और फिर इसका नाम भरत है, ये इसने आपको बताया है ना, हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा हो। मैडम आप इसकी कंडीशन तो देखिए, इसके जख्म और चेहरे की परेशानी से साफ पता चलता है कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी। मैं आपका कंसर्न समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आप चाहे तो मैं कहीं पे भी साइन करने के लिए तैयार हूँ, जितना पैसा खर्च होगा मैं दूंगा। आप इस वक्त ये समझने की कोशिश कीजिए कि उस लड़के को इलाज की सख्त जरूरत है। आई एम अ रेप्यूटेड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, आप चाहो तो मेरे घर का एड्रेस ले सकते हो, या डिपॉजिट में जो पैसे लगेंगे आई एम रेडी टू पे। देखिए मिस्टर अशोक, आप उस लड़के को रास्ते से उठा कर लाए हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं उसे एडमिट नहीं कर पाऊंगा। आप किसी सरकारी अस्पताल में ट्राई कीजिए। हाँ निमिषा, मैं थोड़ा काम में फंसा हुआ हूँ, बिजी हूँ। कहाँ बिजी हो गए? 9:30 बज रहे हैं, आपको मीटिंग के लिए देर नहीं हो रही है? निमिषा, एक लड़के को चोट लगी है तो उसके इलाज के लिए मैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भटक रहा हूँ। अरे कैसे हुआ ये? कौन है वो लड़का? मैं सब घर आकर बताता हूँ, अभी इस लड़के को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। बाय दादी। बाय बेटा, बाय। बाय मम्मी। बाय बेटा। देखिए, इसकी चोट तो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी, पर काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, इसे एडमिट करना होगा। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ इसको एडमिट कर दीजिए। देखिए, मैं इसका कोई रिश्तेदार तो नहीं हूँ, लेकिन इसके इलाज के लिए जो भी पैसे खर्च होंगे वो मैं एडवांस में देने को तैयार हूँ। किसी फॉर्म पर मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत है तो मैं वो भी कर दूँगा। जी बिल्कुल। बेटा अब तुम आराम से सो जाओ, मैं शाम को तुमसे मिलने आता हूँ। कौन था वो लड़का जिसने अपना नाम भरत बताया था? क्या ये उसका असली नाम था? क्या वो कोई सड़क छाप या ड्रग एडिक्ट था? अशोक राव, जिनसे उस लड़के की हालत देखी नहीं गई, क्या वो उसकी मदद करके कोई गलती कर रहे थे? ये लीजिए कॉफी। थैंक्स। कौन है वो लड़का? पता नहीं निमिषा,
आज की मीटिंग निपटा लूँ, फिर पुलिस स्टेशन जाऊँगा, शायद कुछ पता चले, और फिर हॉस्पिटल। पर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मुझे वो लड़का सड़क पे मिला, उसे चोट लगी थी, वो भूखा था। मुझे लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए, तो मैंने उसकी मदद कर दी। हाँ पर और तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानता सिवाय उसके नाम के। लेकिन बिना कुछ जाने क्या ये सोचना ज़रूरी है कि हम मुसीबत में पड़ने ही वाले हैं? हर किसी पर शक करने की हमको बेवजह आदत सी पड़ गई है। हम कभी कोई दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते। यू डोंट वरी, चलता हूँ। अम्मा चलता हूँ ऑफिस। अच्छा बेटा। सर मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। आज सुबह बेउरनगर म्यूनिसिपल पार्क से मैं अपना योगा सेशन खत्म करके वापस घर जब जा रहा था, तब मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी। उसे देखते ही मुझे लगा कि वो मुसीबत में है, भूखा भी था। उसने कचरे के ढेर से कुछ खाने को निकाला भी था, लेकिन उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो उस पैकेट को खोल सके। भरत, यही नाम बता रहे ना वो अपना? जी सर, मैंने उससे बात करके ये जानने की कोशिश भी की कि वो कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पा रहा है। वो तो अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा है। ठीक है, हम हॉस्पिटल जाके उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो भरत। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है भरत? मेरा स्कूटर कहाँ है? तुम्हारे पास स्कूटर है? मुझे प्राइज में मिला था। तो तुम्हारे घर पर ही होगा ना? कहाँ है तुम्हारा घर, और कौन कौन रहते हैं वहां? अच्छा, कोई बात नहीं भरत, हम बाद में बात करेंगे। अरे वैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 2 दिन में ठीक हो जाओगे, उसके बाद तुम्हारा घर, तुम्हारा स्कूटर ढूंढने के लिए हम साथ चलेंगे, ठीक है? वो ड्रग एडिक्ट नहीं है। उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, कौन है, कहाँ से आया है, कुछ भी नहीं। सर, कोई बात तो है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, और बार बार किसी स्कूटर के बारे में बोलता है। उसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं है। हो सकता है उसकी याददाश्त चली गई। आई गेस वो मेंटली स्टेबल नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, और मुझे लगता है कि उसकी वो चोट कहीं गिरने से लग गई है। आपको उसके बारे में कुछ और पता चले तो प्लीज़ हमें बताइए। आपको रास्ते में पड़ा मिला और आप उसे यहाँ ले आए। यस डॉक्टर, उसे उस हालत में वहाँ छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं समझ सकता हूँ, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, लेकिन देखिए कुछ दिनों के बाद हमें भरत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना होगा। नो प्रॉब्लम डॉक्टर, उसके सारे बिल पेमेंट्स मैं कर दूंगा। और हाँ, रात को किसी को उसके साथ रुकना पड़ेगा। अगर वो कुछ बोलेगा ही नहीं तो किसी को उसके बारे में कैसे पता चलेगा? निमिषा, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक हमें इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना। पापा, डॉक्टर को लग रहा है कि उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि उसने जो अपना नाम बताया भरत, वो भी ऐसे ही बोला होगा। पापा, कुछ और भी कहता है वो बार बार किसी स्कूटर के बारे में बात करता है। अम्मा दाल दूँ? नहीं पापा, क्यों ना हम उसकी फ़ोटो फ्रेंड स्क्वायर पर और हेमा संजय पर अपलोड कर दें, हो सकता है कोई जानने वाला मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा नहीं? पर आप किसी और को नहीं कह सकते कि वो उसके पास हॉस्पिटल में रात को रहे? निमिषा, किसी और को कहना अच्छा नहीं लगता। अब जब मैंने पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी उठाई है तो मैं ही चला जाता हूँ। पापा, मैं चला जाऊँ? ना बेटा, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, और मुझे वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम लोग टेंशन मत लो। अब पता चल जाएगा, कोई ना कोई तुम्हें जरूर पहचान लेगा।
ये लड़का अपना नाम भरत बता रहा है। ये ज़्यादा बोलता नहीं और परेशान रहता है। अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता चले तो प्लीज़ मिस्टर अशोक राव से संपर्क करें। फ़ोन नंबर 444567 पापा, हाँ बेटा, पापा मैंने उसकी फोटो फ्रेंड स्क्वायर पर और हे मैसेंजर पर डाल दिए, अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दिए और आपको भी फॉरवर्ड कर दिए। आप भी अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना। वेरी गुड बेटा। अपनी मम्मी से भी कहना कि वो भी अपने ग्रुप्स में शेयर कर ले। ठीक है पापा। हेलो डॉक्टर। हेलो। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ डॉक्टर? अरे उस लड़के ने यहाँ सभी को परेशान कर रखा है। कह रहा है कि उसे हॉस्पिटल का ड्रेस पसंद नहीं है। मैं देखता हूँ। देखो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम ठीक कैसे होगे और घर कैसे जाओगे? कैसे हो भरत? सब ठीक है? इसे ये ड्रेस नहीं पसंद आ रहा है, इसलिए सुबह से नाटक किए हुए। अभी तक दवाई तक नहीं खाई है इसने। तुम्हें दूसरी ड्रेस चाहिए? मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। यहाँ पर कोई और ड्रेस अलाउ करते हैं कि नहीं? शाम को आएंगे ना? हाँ, मैं जरूर आऊँगा। तुमने नेट पे तो फोटो डाल दी है ना उसकी, तो कुछ ज़्यादा पता चला कहाँ से है वो लड़का, क्या है? पता नहीं यार, अभी कुछ कह नहीं सकते। फ़ोटो अपलोड तो कर दी है, अब देखते हैं कब किसी पहचान वाले की नज़र उस पर पड़े। टाइम तो लगेगा ही। पता नहीं यार, मैं इस तरह किसी को यूँ सड़क से उठाकर ये सोच के उसकी देखरेख नहीं कर सकता कि शायद वो कहीं खो गया होगा। आई मीन जनरली सबको यही ख्याल आता है ना कि ऐसा करके फालतू में किसी झंझट में न पड़ जाए। डर लगता है यार। महेश, ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल लगता है। और तुम्हारी जगह पे तुम भी सही हो। पर पता है, जब भी कोई अच्छा काम करता है तो हम बड़े खुश होते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। पर जब हमारी बारी आती है तो डर की वजह से हम अपना मुंह फेर लेते हैं। महेश, दरअसल अंदर से हम यही चाहते हैं कि अगर कोई अच्छा काम हो तो वो कोई दूसरा ही करे, हम खुद कुछ ना करें। फिजिकली वो बिल्कुल ठीक है, वो जा सकता है, लेकिन उसके मेंटल कंडीशन के लिए आई एम नॉट श्योर। आई थिंक उसे काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। वो मेंटली चैलेंज नहीं है, वो मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है। तो क्या डॉक्टर उसकी काउंसलिंग यहाँ हो सकती है? कोई काउंसलर है? जी हाँ, मैं बात करता हूँ। स्कूटर का कलर तो याद नहीं है, वो मुझे प्राइज में मिला था। कहाँ? कुछ याद है तुम्हें? अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम उस स्कूटर से कहाँ कहाँ गए थे? वो बिल्कुल नया है। मुझे वो प्राइज में मिला था। भरत शेरपा,
मेरा नाम भरत शेरपा है। भरत, तुम्हें कुछ याद है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम अपना स्कूटर लेके कहीं जा रहे थे क्या? या तुम्हारा स्कूटर पे कोई एक्सीडेंट हुआ? वो मैकेनिक कहाँ है? तुम स्कूटर लेने मैकेनिक के पास जा रहे थे? अच्छा ठीक है भरत, तुम परेशान मत हो, हम कल फिर बात करेंगे। क्यों प्रज्ञा जी? जी बिल्कुल। अच्छा सुनो, मैं अभी घर जा रहा हूँ, फिर जल्दी आ जाऊंगा। वो क्या ना, मैं अपनी अम्मा से बात किए बिना रह नहीं सकता। वो बूढ़ी हो गई है लेकिन अभी भी बहुत खूबसूरत है। ओके प्रज्ञा जी। भरत, तुम्हारी माँ कैसी दिखती है? वो भी बहुत खूबसूरत होगी ना? सोशल मीडिया में उसकी फोटो सर्कुलेट हुए 2 दिन हो चुके थे और फाइनली कोई ऐसा था जिसने पहचान लिया था कि वो कौन है। पंकज, ए पंकज, अरे उठ। सुबह सुबह क्यों परेशान कर रहे हो? अरे जल्दी उठ, ये देख तो क्या है। अरे ये तो भरत है ना? ये लड़का तो तेरी क्लास में पढ़ता था। हाँ भैया, ये तो भरत ही है। 2 साल पहले तक मेरे से स्कूल में ही था, फिर से कुछ मेंटल प्रॉब्लम हुई और इसने स्कूल छोड़ दिया। ये मिसिंग है, ये किसी को बेंगलुरु में मिला है। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बोलो। भरत कहाँ है? मैं उसका दोस्त हूँ, पंकज। बेटा वो तो कहीं खो गया है, 3 हफ्तों से उसका कोई पता नहीं। वो बेंगलुरु में है।
ये देखिए। हेलो। हेलो, मैं अशोक राव से बात कर रहा हूँ। या स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? देखिए, मैं विष्णु शेरपा बोल रहा हूँ। बोलिए मिस्टर विष्णु। आपने भरत शेरपा की फोटो फ्रेंड्स स्क्वायर पे डाली थी। आप भरत को जानते हैं? वो मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा। अच्छा, अभी कहाँ हैं आप लोग? देखिए, अभी तो मैं गैंगटॉक में हूँ अपनी बहन के साथ, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा हम बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। और हाँ, क्योंकि मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो आप आते वक्त कोई डॉक्यूमेंट या आईडी प्रूफ ले आइए जिससे पता चले कि आप भरत के रिश्तेदार हैं। आप मुझे अपने भांजे से मिलने के लिए प्रूफ लाने को कह रहे हैं? देखिए, वो मुझे जानता है, अपनी माँ को पहचानता है। आप सही कह रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं आप पर शक नहीं कर रहा, लेकिन भरत को सही हाथों में सौंपना मेरी जिम्मेदारी है। जी, आप सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं अपने साथ प्रूफ लेके आऊँ। आप जल्दी आ जाइए। हाँ, मैं टिकट्स करवा लेता हूँ, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। बेटा, क्या तुम विष्णु शेरपा को जानते हो? मामा, माँ, आप रोकी हो, भरत भैया मिल गए। मैं बेंगलुरु में ही रहता हूँ, यही काम करता हूँ। भरत मेरे साथ ही रहता था जब वो खो गया था। कब? 27 फरवरी को। मैं रोज की तरह घर से काम पे जाने के लिए निकला था। भरत उस वक्त घर पे सो रहा था। वो घर में अकेला था? जी, मेरी पत्नी मेरी बेटी के घर गई। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है तो उसकी देखभाल करने के लिए मैंने करीब 12 बजे अपने ऑफिस से घर फोन किया था भरत से बात करने के लिए। वो पिछले 3 हफ्तों से लापता था और आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कराई? की थी सर। पहले तो मैंने भरत को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो दूसरे दिन भी घर वापस नहीं लौटा तो मैंने कलवर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। सर, वो 16 साल का है, पर अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा कम समझदार है, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। अभी 3 महीने पहले ही आया था। मुझे लगता है सर कि वो घर से बाहर गया होगा और घर वापस आने का रास्ता भूल गया है। आपने बताया कि भरत की माँ कहीं गैंगटॉक में रहती है। जी। तो ये भी तो हो सकता है कि भरत को अपनी माँ की बहुत याद आ रही हो, वो अपनी माँ से मिलने गया हो या फिर मिलने की कोशिश कर रहा हो। मुझे नहीं लगता कि भरत वहां जाने की कोशिश करेगा। उसे तो वहां जाने का रास्ता भी नहीं मालूम। दरअसल मैं उसे यहाँ काउंसलिंग करने के लिए ले आया था। नहीं विष्णु भैया, मैं भरत को नहीं भेज सकती। वो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगा। स्मिता, अभी मैं अकेला हूँ। 6 महीने भरत मेरे साथ आराम से रह सकता है। सरिता पूजा के पास गई। पूजा प्रेग्नेंट है, ये उसका पहला बच्चा है तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। देखो, मैं वहाँ भरत का इलाज किसी अच्छे काउंसलर से करवाऊंगा। हो सकता है कि वो बिल्कुल अच्छा हो जाए, बिल्कुल पहले की तरह। भैया, मेरा दिल नहीं मान रहा। भरत यहाँ से कभी बाहर नहीं गया। स्मिता, मेरी बात समझने की कोशिश करो। भरत की हालत यहाँ दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तुमको तो पूरा दिन घर को देखना पड़ता है, गीता को संभालती हो, संजय को भी काम की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। ऐसे में भरत यहाँ बहुत अकेला महसूस करता है।
मुझे क्यों नहीं नजर आया? मैं समझ ही नहीं सकी कि भरत अंदर ही अंदर घुट रहा था। स्मिता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जब भरत के पिता चल बसे तो तुम्हारी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी। मैंने दूसरी शादी इसलिए की कि हम दोनों को सहारा मिल जाए, भरत को एक पिता का साथ मिल जाए। इसीलिए तो कह रहा हूं कि मुझे भरत को यहां से ले जाने दो, ये उसके लिए अच्छा रहेगा। देखो स्मिता, इस वक्त भरत को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसका ख्याल एक पिता की तरह रख सके। और 3 महीने पहले वो मेरे साथ बेंगलुरु आ गया। मैं उसे काउंसलर के पास ले जाता था। मैं चाहता था कि वो बोले, वो अपने हर दिल की बात हमें बताए, हर वो बात जिसकी वजह से वो इतना परेशान रहता है। सारी गलती मेरी है। क्यों? आपने उसे कुछ कहा था? नहीं सर, मैंने उसे कुछ कहा तो नहीं, और उसे बहलाने की कोशिश की थी। वो बार बार एक स्कूटर के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। भरत, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं इसे पहन लूं? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो है। भरत बेटा, ऐसे क्या देख रहे हो? मामा, मेरा स्कूटर कहाँ है? तुम्हारा स्कूटर? कौन सा स्कूटर? मामा, मेरा स्कूटर जो यहाँ खड़ा था, मेरा नया स्कूटर। तुम्हारा नया स्कूटर? हाँ मामा, मेरा नया स्कूटर, वो जो मुझे प्राइज में मिला था, यहीं तो खड़ा था, लेकिन अब यहाँ नहीं है। कहाँ गया? उसकी बेचैनी देखकर मैं समझ गया कि उसे दौरा पड़ा है। उसके मन में वो स्कूटर बैठ गया था सर। उसे ऐसा लगता था कि वो स्कूटर उसे प्राइज में मिला है। बहुत परेशान था उस स्कूटर को लेकर। मैं तो बस उसे शांत कराना चाहता था। भरत, कहां जा रहे हो बेटा? मामा, मेरा स्कूटर वहां नहीं है, कोई ले गया उसे। कोई तुम्हारा स्कूटर लेकर नहीं गया है। तो फिर मेरा स्कूटर कहाँ है? आओ मैं बताता हूं। भरत, अब तुम कपड़े बदल के सो जाओ। वहां कोई स्कूटर नहीं था। था मामा, मेरा स्कूटर मुझे प्राइज में मिला था, वहीं था। ठीक है बेटा, हम सुबह तुम्हारा स्कूटर ढूंढने को चलेंगे। अभी तुम कपड़े बदल के सो जाओ। नहीं, मैं कपड़े नहीं बदलूंगा, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तुम इन्हीं कपड़ों में सो जाओ। मामा, मेरा स्कूटर बाहर था। शांत हो जा बेटा, तेरा स्कूटर वहीं था, मैंने उसे हटाया है। कहाँ ले गए आप उसे? वो बिल्कुल नया है। बेटा, मैंने उसका कलर बदलने को दिया है। तुम्हें ब्लू कलर पसंद है ना? बस मैंने मैकेनिक को दिया है तुम्हारा स्कूटर, ताकि वो उसे ब्लू पेंट कर दे। सो जा, सो जा। वो मैकेनिक कहाँ है? यही पास में है।
वो मेरा स्कूटर वापस कब देगा? बहुत जल्दी देगा बेटा, आराम से। बहुत जल्द मैं तुम्हें मैकेनिक के पास ले जाऊंगा तुम्हारा स्कूटर दिखाने के। सोचो, सब मेरी गलती थी। मैंने आसपास के सारे मैकेनिक, सब ऑटो रिपेयर वालों की दुकान में पूछा। मुझे लगता है कि वो अपने ख्याली स्कूटर को ढूंढने गया होगा। मैंने ये बात अपनी बहन को भी अब तक नहीं बताई, उसकी माँ को। भरत की फोटोग्राफ हम आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भिजवाते हैं और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसे ढूंढ सकें। जैसे ही स्मिता को यह बात पता चली, ये बहुत घबरा गई, इसकी हालत खराब हो गई, इसलिए मुझे इसके पास सिक्किम जाना पड़ा। देखिए भरत 16 साल का है, माइनर है अभी, इसलिए हमें इस केस की रिपोर्ट चाइल्ड केयर कमेटी को करनी पड़ेगी और अब ये केस कलवर थाने में ट्रांसफर हो जाएगा। मिस्टर अशोक राव ने आपके बेटे का ख्याल बिल्कुल अपने बच्चे जैसा रखा है। भरत, माँ, मामा, मैंने कितना ढूंढा, लेकिन मुझे घर कहीं नहीं मिला। मैंने स्कूटर भी बहुत ढूंढा, मैकेनिक के वहां भी ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला मामा। चलो अच्छा है, फाइनली तुम्हारी स्कूटर की कहानी मुझे पता चली गई। अशोक जी, समझ में नहीं आता कि आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। अरे रे, ऐसा मत कहिए, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपको भरत मिल गया और भरत को उसका परिवार। सुनो भरत, अब तुम अपने मामा जी के साथ जाओगे, उन्हीं के साथ रहोगे। वो कह रहे थे कि तुम कोई क्लासेस जाते हो और वहाँ तुम ठीक भी हो रहे थे, बिल्कुल वैसे ही क्लासेस ना जैसे प्रज्ञा जी तुम्हें याद देती है। अपना ख्याल रखना बेटा। लेकिन आप आओगे ना मेरे साथ? हाँ बेटा, मैं आऊंगा, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। पहले से तो बेहतर है। उसके रेगुलर काउंसलिंग सेशंस भी चल रहे हैं अनीता वारदा के साथ, जहाँ उसके मामा उसे ले जाते हैं। भी अक्सर जाते रहते हैं वहाँ पे? नहीं, अक्सर तो नहीं, पर जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर जाता हूँ। उसकी काउंसलर ने सजेस्ट किया है कि अब उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसे काउंसलिंग के साथ साथ मेडिकेशन की भी ज़रूरत है। बहुत अच्छा लड़का है उमेश, पता है जब वो बहुत छोटा था ना, तब उसके फादर की डेथ हो गई। तब तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक फादर की डेथ के सदमे की वजह से बिल्कुल टूट गया। उसका मेंटल बैलेंस ही बिगड़ गया। शायद अपने फादर को याद करके या फादर फिगर की कमी की वजह से वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। अंदर ही अंदर घुटता रहा, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। सच में अशोक, वाकई में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। महेश, बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी के काम आ सकें, किसी की मदद करके उसकी तकलीफ को कम कर सकें। शायद ये अच्छाइयाँ हम सब में है, बस हम डर जाते हैं। अशोक राव ने भरत के हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया और उसके नाम पर जो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई थी वो भी वापस ले ली गई। अशोक राव भरत से मिलते रहे और कुछ दिनों बाद छुट्टियां मनाने के लिए भरत अपनी माँ और अपने सौतेले पिता के पास सिक्किम चला गया। उसकी माँ इस बात को समझ चुकी है कि भरत की जिंदगी में किस चीज की कमी है और उसके सौतेले पिता भी अब उसकी बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं। भरत को अब वो प्यार और अपनापन मिल रहा है जिस पर हर बच्चे का हक होता है। अशोक राव का मानना है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो कोई असाधारण या एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं था। उन्होंने वही किया जो भरत की हालत को देखकर उनके दिल को सही लगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? किसी की मदद करके किसी को क्या मिलता है? क्या इसके पीछे कोई स्वार्थ है? क्यों कोई जानबूझकर परेशानी मोल लेता है? ऐसे सवाल अक्सर उठते हैं। या फिर कुछ इस तरह के सवाल
कि जिसकी मदद की जा रही है हो सकता है वो कोई ड्रग एडिक्ट हो, कोई चोर या बदमाश हो सकता है कि वो कोई नुकसान पहुंचा दे, पैसा लूट ले। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ना ही क्यों? इंसान की यही फितरत है। जब कोई अपराध होता है तो लोग हैरान हो जाते हैं, उसे गलत मानते हैं और उससे बचने की सलाह भी देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब कोई इंसान इंसानियत के नाते किसी को सड़क से उठाकर उसकी मदद करता है तब भी लोग हैरान हो जाते हैं, उसे भी गलत मानते हैं और ऐसा ना करने की सलाह देते हैं और कहीं ना कहीं उस पर शक भी करते हैं। और जब सब कुछ अच्छा होता है तो वही लोग तारीफों के पुल बांध देते हैं, खुश होते हैं, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात जरूर रहती है कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसा होना आम बात तो नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि किसी की मदद करना इंसान के स्वभाव में है। हर इंसान के अंदर अच्छाई छुपी होती है। हम सब अच्छा काम करना चाहते हैं, औरों की मदद करना चाहते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि सुनी सुनाई बातें मन में आ जाती हैं और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। हम सब प्यार बांटना चाहते हैं। हम सब समझते हैं कि प्यार और इंसानियत से किसी की भी जिंदगी बदली जा सकती है। हम सब प्यार के स्पर्श का मतलब समझते हैं, द ह्यूमन टच। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। तू ठीक कह रहा है। बात तो समझ आ रही है तुझे, लेकिन तू करेगी कुछ नहीं। तू खुद को क्यों इतना टॉर्चर कर रही है राखी? भुगतते रह सही, बनी रह अबला नारी, कुछ करना। ऐसा मत बोल रितेश। क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठी? आगे पढ़ाई शुरू कर, पूरी कर अपनी एजुकेशन। देख राखी, अपनी तकलीफ को अपनी तकदीर समझ लेना सही बात नहीं है। राखी तू बेवकूफ है क्या? हम 12th साथ ही पढ़े हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि तू कुछ समझती नहीं है। नहीं, मैं डरती हूँ नेत्रा। अरे यार ऐसा क्या हुआ है जिससे डरती है तू? राखी तो अभी यंग है, एजुकेटेड है, तू काम कर सकती है, अपना और अपनी बेटी का आराम से ध्यान रख सकती है। डरना तुझे खुद पे ये तरस खाने वाली गंदी आदत से चाहिए। कब तक घर में दुखिया बनी घुसी रहेगी तू? बाहर निकल, खुली हवा में। इस बात से सतर्क रहना बेहद जरूरी होता है कि कब तक विक्टिम बने रहना है, कब तक तकलीफ झेलते रहना है। कई बार सही वक्त ऐन सामने खड़ा होता है, पर फिर भी हम सही कदम उठाने से अक्सर घबराते हैं। राखी तकलीफें झेल रही थी, उसका इसमें कोई कसूर नहीं था। बच निकलने का दरवाजा उसके सामने खुला पड़ा था, वक्त भी सटीक था, बस एक सही कदम उठाना था और दर्द की दहलीज को हमेशा हमेशा के लिए फांद जाना था। क्या राखी ये एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी कदम उठा पाई? राखी जरा जाके देख क्यों बावड़ी हो रही है रुचि। जी अम्मा। क्या करती है रुचि? उठ यहाँ से, उठ पहले। अच्छा ठीक है, तू जा पहले बाथरूम जाके हाथ मुंह धो के आ और कपड़ों में मत लगाना रंग। राखी तेरे से बात करना चाह रही थी बहुत टाइम से। हाँ भाभी बोलो ना, क्या बात है? देख राखी, पानी नाक के ऊपर गुजर गया है, तो बोल जगत को कोई काम धंधा करे, पैसा वैसा कमावे। पूरे घर का बोझ इन पे और पापा जी पे, पर से तू रुचि जगत भी सबके सब काम की न काज के 100 मन अनाज के। तेरे जेठ जी कब तक उठावेंगे जगत भैया की जिम्मेवारी? हमारे अपने लिए तो एक ढेला भी नहीं बचता। जी भाभी मैं समझ गई, मैं बात कर लूंगी इनसे। आप कोई चिंता की बात नहीं है, आज नहीं कोई काम करें। 3 दिन हो गए महाराज, यही बोल रहे हो आप? तू लाट साहब नहीं लग रहा तो तेरे वास्ते काम रोक के रखो, कान पे रख लो तो दर्शन दुर्लभ हो जाए और फिर अचानक आ जाए काम दो काम दो। अरे झाड़ी का काम है, टाइम पे आना जरूरी है। तेरे जैसे हजारों आवे काम के वास्ते। देख भाई, तू बेरोजगार का बेरोजगारी रहेगा अगर ये दिहाड़ी के छोटे मोटे कामों के चक्कर में ऐसे ही पड़ रहा था। देख बात मान ले हमारी, पार्टनर बन जा हमारा।
ये आगरा की ना 40 ट्रिप निकले महीने में, और वो भी टूरिस्ट सीजन के बिना की बात कर रहा हूँ मैं। हमने तो फैसला कर लिया है, फुल एंड फाइनल। हम लोग ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हैं। तो अपनी बता। तुम लोग कुछ ज़्यादा पैसे नहीं डाल रहे जेब से? देख जगत, ये ना सिर्फ शुरुआत का इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ना सिर्फ कमाई है इसमें। मैं कहाँ से लाऊंगा 3 लाख? तू भी शैलेश के जैसे कोई नौकरी क्यों ना कर लेता? मैं कुछ ढंग का काम करना चाहूँगा। आप ना तो मेरी कुछ मदद करोगे, ना तो मुझे कुछ करने दोगे। बस हर कोई आके मेरे से माथा फोड़ता रहेगा। अब नौकरी सड़क पे ना पड़ी मिले, क्या करूँ मैं? कोशिश तो करके देख जगत, मेहनत तो कभी बेकार जाती नहीं। जा रही ना मेहनत बेकार। वैसे ही मैं परेशान हूँ, और ऊपर से तुम लोग मुझे 2 रोटी खाने नहीं देते शांति से। अब खाना छोड़ के कहाँ जा रहा है? ए जगत सुन तो, पीने जा रहा होगा। पता नहीं पीने के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं। बस रहने दो। बेटा राखी, जगत हमेशा से अपना धंधा करना चाहे, तो अपने पापा जी से बोलकर इसे पैसा उधार क्यों ना दिलवा देती? अम्मा, पापा कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? पापा के पास इतने पैसे हैं ही नहीं। अम्मा, मैं नौकरी कर सकती हूँ, अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे। मैं काम के लिए बाहर जाऊंगी तो घर में 4 पैसे लाऊंगी। तो घर से बाहर नौकरी करने जावेगी? ये घटिया बात है, दोबारा अपने दिमाग में ना लाइयो। नौकरी करेगी अभी। अब तू कोई खिटपिट ना शुरू कर दियो, मेरा दिमाग पहले ही ठिकाने ना है। बारहवीं तक पढ़ी है छोरी, राखी नाम, इकलौती बेटी है, बड़े भाई का अच्छा काम धाम है, अच्छी पोस्ट पे है। यूँ अपना जगत तो उतना पढ़ा लिखा भी ना है। जयपाल जी, तो क्या फर्क पड़े? अब छोरी 12वीं की हो चाहे बीए, काम तो उसे रसोई में ही करना है ना, उसे कौन सी नौकरी करनी है? सोच लो, मैंने उन लोगों से बात कर ली, वे रिश्ता करना चाहते। मुझे तो लगे है कि जगत का ब्याह हो जाएगा तो वो सुधर जाएगा। बात तो सही है, मिल लेते हैं बाबूजी एक बार। जगत बेटा, आप काम क्या करते हैं? जी, मेरी पहले से बहुत इच्छा है कि मेरा अपना एक बड़ा सा बिजनेस हो। जी, अभी तो ये इधर उधर काम करता रहता है, लेकिन बड़ा ही मेहनती बालक है हमारा। ये तो बचपन से एक अलग सा सैलेश साड़ी की दुकान में काम करता है, पक्का काम है इसका। जगत, आपको नहीं लगता कि घर बसाने से पहले कोई पक्का काम होना चाहिए? नहीं मतलब मैं आपकी बिजनेस की बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन कहते हैं ना, ब्याह होते ही जिम्मेदारी समझ आ जाती है। क्यों नामदेव जी, सही कहा ना मैंने? जॉइंट फैमिली है, मुझे तो लगता है लड़का संभल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है अभिषेक? बाकी सब तो ठीक है पापा, पर उसके पास कोई पक्की नौकरी नहीं है। पूरा परिवार एक साथ रहता है, एक बात तो पक्की है, राखी का ख्याल पूरा परिवार रखेगा। भाई, मुझे तो रिश्ता जच रहा है, हम लोगों को बात आगे बढ़ानी चाहिए। जिस उम्र में एक आदमी काम करना शुरू करता है, जिम्मेदारी उठाने लायक बनता है, उसके काबिल होने से पहले ही उसके सर पे ब्याह का बोझ रख दिया जाता है। और हमेशा ये कहा जाता है कि बहू के कदम घर में पड़ेंगे और लड़का जिम्मेदारी उठाने लगेगा। मतलब लड़के को जिम्मेदार बनाने की जिम्मेदारी भी लड़की के सर पे ही है। ये क्या बात हुई कि एक बहू तभी काबिल बीवी साबित होगी जब वो एक नाकारा आदमी को काबिल बनाने में कामयाब हो जाए। हाय राखी। हाय रितेश। बहुत अच्छा काम है, सेक्रेटेरियल वर्क संभालने के लिए कोई चाहिए। मुझे पता है तू बढ़िया से कर लेगी। फुल टाइम नौकरी है? 9 से 5। तू एक काम कर, इसके साथ कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स ज्वाइन कर, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर अपना। तू एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी,
सब आराम से कर लेंगे, देखना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मेरे काम करने में जगत? 2 पैसे घर में आएंगे ही ना। रुचि की पढ़ाई का खर्चा निकलेगा। संध्या भाभी के ताने बार बार नहीं सुनने पड़ेंगे। तुम तो कुछ कमाते हो नहीं, घर खर्च में एक ढीला नहीं देते। अरे समझी ना, रुक जा, क्यों मार रहा है उसे? अरे ये बाहर जाके काम करने की बात करेगी और जाके पढ़ाई करेगी और सब लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाएगी। अरे मेरी भी तो कोई इच्छा है ना, अपने लिए, रुचि के लिए। इनके भरोसे तो कुछ होना है नहीं। हाथ ना उठा तू, हाथ ना उठा। बच्ची के सामने लड़ाई नहीं करते बेटा। तो ऐसा कह दो, बकवास बंद करे अपनी। तो तुम करो ना नौकरी, करो नौकरी, सारी दुनिया करती है। शांत हो जा तू, ना बुलाना तुझे। मैं बिजनेस करना चाहूँ। मेरे दोस्त ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हैं, 3 लाख का हिस्सा देना है मुझे। अच्छा बिजनेस है। राखी बेटा, अपने पापा जी से बात करो ना। अरे कर दे जगत की मदद। तेरी भाई का काम तो अच्छा चाले है ना। अम्मा मैं पापा से इतने सारे पैसे नहीं मांग सकती। कि मेरे नौकरी करने में बुराई क्या है अम्मा? और घर से बाहर भी नहीं जाएगी। समझा? बाहर निकली ना तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तेरी। तू समझी तो? तू समझा, बोला ना, समझा? टिफिन पूरा खत्म करना और स्कूल में कोई शैतानी मत करना, तुम समझ गई? मम्मी, अगर आप काम पे गई तो मैं किसके साथ रहूंगी? आप दादी के साथ रहोगे, आप ताई के साथ रहोगे बेटा। लेकिन मम्मी, मुझे आपके साथ रहना है। हाँ, लेकिन अगर हमें अच्छी लाइफ चाहिए, जैसे अच्छे खिलौने, अच्छे कपड़े, तब तो मम्मी को काम पे जाना पड़ेगा ना बेटा। नहीं मम्मी, पापा को काम करने दो, आप घर पे ही रहो। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम स्कूल जाओ, ये पापा और मैं तय करेंगे। ठीक है, लेकिन झगड़ना मत प्लीज। ओके, नहीं झगड़ेंगे। अब जल्दी करो, देर हो रही है हमें। हाँ रितेश बोल। हेलो राखी, अच्छा सुन, कल मेरे फ्रेंड ने 11 बजे तुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। जॉब पक्का है? नहीं रितेश, मैं नहीं जा सकती। पागल है क्या तू? अरे मेरा फ्रेंड है यार वो। एक तो तेरा काम करा दिया और अब तू मना कर रही है। अब मैं तुझे क्या समझाऊं रितेश? जगत भी ना, मैं नौकरी नहीं कर सकती रितेश, बस इतना कह रही हूँ। जेल सारी जिंदगी, शहीद हो जा। अगर तू ही अपने लिए नहीं लड़ सकती तो कोई और क्या कर सकता है तेरा। ऑल द बेस्ट, गुड बाय। रितेश, हेलो हेलो रितेश। तो इसकी जड़ यो रितेश है, यो बना रहा है तेरे सर में कूड़ा। कौन ये रितेश? अरे बोल ना। मेरा स्कूल फ्रेंड है। मेरे अलावा बाकी सबने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, सब अच्छी खासी जॉब में लगे हुए हैं। मेरे साथ की लड़कियां भी। पढ़ाई पूरी किए बगैर मेरी शादी हो गई, पर मैं स्टूडेंट अच्छी थी जगह, मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। और इसमें रितेश तेरी मदद कर रहे? हाँ, मैंने मदद मांगी थी उससे काम के लिए, और उसने कृपा कर दी तेरे ऊपर। और क्या क्या कृपा बरसा रही हो तेरे ऊपर? अरे बोलना, और क्या क्या कृपा बरसा रही हो? स्कूल के टाइम से ही बरसा रहा होगा कृपा, या फिर शादी के बाद शुरू हुआ ये सब? बोलना, अपने पति के पीठ पीछे क्या चला रखा तूने? राखी के पिता से पैसों की मांग, राखी पर अपने स्कूल फ्रेंड के साथ अफेयर का झूठा इल्जाम। राखी के लिए अब ये सब झेलना बेहद मुश्किल हो गया था। आखिरकार उसने वो कदम उठा ही लिया जो उसे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। हेलो हेलो पापा। अरे राखी बेटा, बेटा कैसी है तू? और रुचि का क्या हाल है? पापा हम ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा? जगत रोज मारता है मुझे, टॉर्चर करता है। अम्मा बाबूजी कहते हैं कि घर से 3 लाख रुपए मंगवाओ ताकि जगत कोई अपना बिजनेस शुरू कर सके, और इधर मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो मुझे नौकरी करने नहीं देते। 5 साल से नरक भोग में पापा, अब और सहन नहीं होता। मैं रुचि को इन हालात में नहीं रख सकती। बेटा तू है कहाँ अभी? बाहर हूँ, रुचि को ड्रॉप करने आई थी।
घर से बात नहीं कर सकती थी। देख बेटा, तू अभी घर जा, रुचि को वापस स्कूल से आने दे। बस आज अपने आप को संभाल ले, कल मैं आऊंगा। क्या हुआ? राखी ठीक तो है ना? नहीं। अरे आप, नमस्ते, आइए अंदर आइए। नामदेव जी, आप यहाँ अचानक? वैसे अच्छा लगा आप आए, लेकिन जयपाल जी, अचानक आना ही पड़ा। आपके यहाँ जो कुछ चल रहा है वो सब सुनकर हमें अचानक आना ही पड़ा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए जी, ये क्या का कोई मतलब नहीं है। सब कुछ तो जानते हैं आप लोग। राखी को हर रोज आपका बेटा मारता पीटता है, परेशान करता है, मायके से पैसे लाने के लिए बोलता है। पता नहीं है आप लोग? आप भी तो शामिल हैं। जगत का है? जगत तो काम पे गया होगा जी। भला बेरोजगार आदमी कौन से काम पे गया भाई? शादी से पहले आपने कहा था कि जगत कोई नौकरी कर लेगा। शादी को 5 साल बीत चुके हैं, नौकरी तो दूर। उसने मेरी बहन को मारना पीटना शुरू कर दिया पैसों के लिए। यार मांग ना रही अपने बाप से, लेकिन मैं भी ऐसी गलत कर दूंगा, मैं बाप से छीन के ले आएगी पैसे। भाई साहब, अब आप ही बताओ, जगत कोई पैसा अपने लिए थोड़ी ना मांग रहा है। मदद है नामदेव जी, अगर आप करो तो बच्चों का ही भला हो जाएगा। अगर बिजनेस चला, पैसे धेले कमाए, तो इसमें फायदा रुचि और राखी का ही है ना। अब सुख तो राखी को ही मिलेगा ना। वाह समधन जी वाह, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात को परोसा है। मतलब मेरी बेटी को सुख पाने के लिए यहाँ रोज पिटना होगा? और जगत की हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? देखिए, हमने यहाँ अपनी बहन को छोड़ा था, कोई बकरी बांध कर नहीं गए थे। हमारी बहन संस्कारी है, पर चलनी का इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई आपके बेटे को? राखी, अपना सामान पैक कर, तू चल रही है हमारे साथ। रुचि का स्कूल में भैया। कोई नहीं, तू सामान पैक कर, हम उसको स्कूल से ले लेंगे। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, हम लोग आपस में मामला सुलझा लेंगे ना। मामला सुलझाना होता तो पहले ही सुलझा लेते। मेरी बेटी यहाँ तकलीफ पाने के लिए नहीं है। अब जगत ने थोड़ी मदद मांगी तो पहाड़ थोड़ी ना गिर गया। वो अपने रिश्तेदारों से मदद नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा भाई साहब, आप बताइए। अरे तो मदद मांगने का ये कौन सा तरीका है? देखिए, हमारी बहन कोई दुधारू गाय नहीं है, बेटा आपका आवारा है। देखो, वो कोई आवारा नहीं है, बस थोड़ा अलग है। तो अलग ही रखिए ना उसे। हमारी बेटी हमने मार खाने के लिए नहीं लाई थी यहाँ पर। आप उसे ऐसे नहीं ले जा सकते, इस घर की बहू है वो। हाँ, तो उसके साथ बहू जैसा बर्ताव करना चाहिए था ना। ला, दे। चलो पापा। सुनिए राखी, देखिए, करगे ने पूरे परिवार की भेजी थी, ये सब देखने को बचा था। मिल गई फुर्सत घरान की? कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, घर बैठ के भी क्या करूँ, तुम लोग ही बकबक सुनो। ये राखी रुचि कहाँ गई? राखी रुचि कहाँ है? उसके बाप और भाई आए थे, शिकायत की है राखी ने, ले गए वो उसे अपने साथ। और तुम लोगों ने ले जाने दिया? तो और क्या कर दे, 4 खरी खोटी सुना के गए वो लोग।
तू अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखता, हम उनका ख्याल नहीं रखते। निकम्मा तू है और बेइज्जती हम सब की होती है। तो ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? बस धंधा शुरू करने वास्ते उनसे पैसे मांगे बस। पर नहीं, उसे तो काम करने बाहर जाना था ना, नाक कटानी थी मेरी। अपने स्कूल के दोस्त के साथ चक्कर चला रखा था उसने, गुलछरे उड़ा रही होगी वो। मुझे तो पहले से ही शक था ये रुचि मेरी बेटी ना है। देख, नाक तो तेरी कटी गई, ऊपर से 4 लोगों के सामने हमारा सर नीचा हो गया। कि ले कैसे गए वो लोग, और तुम लोगों ने जाने कैसे दिया? अरे मेरी औरत है वो, मुझसे ब्याह हुआ उसका। ये जिंदगी का फैसला मेरा है, मेरा। चलो सो जाओ। राखी तू क्या चाहती है बोल? आगे स्टडी करना चाहती है, जॉब करना चाहती है? जो तेरी मर्जी में आए तू कर। अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं तेरे लिए। अब तेरी सारी तकलीफ़ें ख़त्म। भैया मैं जॉब करना चाहती हूँ और आगे की स्टडी। गुड। और हम अपनी रुचि रानी को यहीं के किसी पास के अच्छे स्कूल में डाल देंगे, ठीक है? ठीक है मामा। ऐ शाबाश। चलो अब तुम दोनों आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। राखी, मुझे लगता है कई सालों बाद कोई ढंग की बात हुई है तेरे साथ। तू लकी है कि तुझे इतना अच्छा भाई और इतने अच्छे माँ बाप मिले। मैं जानती हूँ रितेश, लेकिन मुझे फिर भी फिक्र हो रही है। अब किस बात की फिक्र? 4 दिन हो गए, जगत ना तो खुद आया ना उसने कोई फोन किए हैं। राखी क्या प्रॉब्लम है तेरी? अरे उस इंसान ने तेरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दी थी। तू वहां से निकलना चाहती थी, अब निकल गई। आगे बढ़, जिंदगी अच्छे से जीने की कोशिश कर। रितेश मुझे रुचि की चिंता है। बेवकूफ है तू। बस तो काम कर और आगे पढ़ाई कर। और रुचि जानती है कि जो भी तू कर रही है उसी की भलाई के लिए कर रही है। अरे अभी तो सांस लेने लायक खुली हवा में आई है तू, जी भर के जी। मैं अपने फ्रेंड से दोबारा बात करता हूँ, फिर कॉल करूंगा तुझे। मैं अपना काम सही करता हूँ, ये क्या बकवास कर रहे हो आप? ओए जगत, लुगाई नहीं मैं तेरी, आवाज नीचे रख। चौबे बोला तूने चढ़ा रखी थी जब मैंने काम पे भेजा तुझे। तुझे क्या लगा तेरे बाप की फैक्ट्री है? बाप को बीच में ना लाओ। तो तू भी काम पे आना बंद कर दे, हमें ना जरूरत तेरे जैसा नकारा लोगों की। अरे बाहर में जा साढ़े, अकेले तेरे गेल काम ना है। अरे जा जा, दोबारा ना दिखियो मेरे धोरे। हाँ नहीं दिखूंगा। अरे जा। साढ़े कितने फोन किए बे, उठाता क्यों नहीं? अरे काम चालू हो गया अपना। सूरज पहली पार्टी लेके बनारस गया। तो मुझे भी साथ में ले लो, मैं भी ले जाऊंगा टूरिस्टों को। ऐसा नहीं होता, पैसा तो हम दोनों का लगा ना। तो मुझे कम हिस्सा दे देना, और क्या। इतना कहाँ होता है, बैंक से लोन लिया है, EMI भरना पड़ता है। तुझसे कहा था ना पैसे लेके आ, पार्टनर बन जा। यार मेरा ससुराल कंगाल निकला, पहले से ही दिन खराब चल रहा, अब तो बीवी को भी वापस ले गए। तू कौन सा साधु संत है? कोई काम ढंग से नहीं होता है? एक बीवी नहीं संभाली जाती जैसे। ओए जवान संभाल, दोस्त का मतलब भी हो ना, कुछ भी बोल देगा। चल चल ठीक है, ज़्यादा बात मत कर, समझा? पहले कुछ काम ढूंढे फिर बात करना, और फ़ोन करके तंग करना बंद कर। क्या जयपाल, कैसा चल रहा है? कुछ ना पूछ भाई। हाँ पूछने को क्या है, सारी दुनिया को तो पता है। बहू घर से चली गई, पूरा मोहल्ला जाने, तेरे लौंडे को छोड़ गई। देख भाई, खिटपिट किस घर में ना होती। अब तो बर्तन होंगे तो बाजेंगे ही, लेकिन जब घर की औरत छोड़ के चली जाए तो पूरे परिवार की इज्जत चली जाए। हमने नामदेव जी और उनके बेटे को बहुत बोला, लेकिन वो लोग माने ना। मेरी सुन, पंच मामला सुलटाने को राजी है। अब किसी भी तरह अपनी बहू को घर वापस ले। तेरा लौंडा तो किसी काम का है ना कि उसे कोई दूसरी मिल जाए। सारे लोग खुसर पुसर कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है हमारी। हमें उन्हें राखी को ले जाने ही नहीं देना था। हाँ, जैसे कि हमारी सुनन लाग रहे थे। बहुत सुना के गए हैं, और जाते जाते बहू भी सुना गई, और अब तो पूरे मोहल्ले की सुनो। पंच आ रहे हैं मामला रफा दफा करने वास्ते। जरा देख बहू कौन आया।
खा ले ठूस के। एक बस तू ही जी रहा है सुकून से। सुना ले, तू भी जी भर के सुना ले। दिमाग पहले ही दही हो रखा है, तू घोट के लस्सी पी जा। तेरे बीवी बच्चे छोड़ के चले गए हैं, लोग बातें कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? जाने दो उसे, सच दस के काम के वास्ते बाहर। तब लोग बातें ना करेंगे यो कैसा मर्द है, जोरू की कमाई खावे। तो उसे लाने की सोच रहे हैं, रामदेव जी से बात करेंगे इस बारे में। हाँ ले आओ वापस, छापड़ मार के थोबड़ा तोड़ दूंगा उसका। किसी के पास जाके शिकायत करने लायक ना बचेगी वो। तुम दोनों की बात आगे से तुम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। उसने अपने घर फोन करके तेरे बारे में शिकायत कर ली, कुछ तो शर्म कर। करतूतें उसकी खराब, शर्म मैं करूँ। परसों हम लोग जा रहे हैं उनके घर, तू भी चलेगा हमारे साथ। काली कूद गई है, वो राखी को वापस लाने से ही तुलेगी। वो लोग बात करना चाहते हैं। बात करने को बचा ही क्या है पापा? मालूम नहीं। राखी यहाँ खुश तो है, पर उसका असली घर तो वही है ना। मुझे लगता है राखी को कुछ अंदर से अच्छा सा नहीं लगता है। जब से वो आई है ना तो जगत ने एक भी फ़ोन किया और ना ही मिलने आया। दिक्कत क्या है उसे माँ? अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ राखी। राखी, तू उस आदमी के पास वापस जाना चाहती है? यहां देख, क्या चल रहा है तेरे को? पता नहीं भैया, मैं तो बस काम करना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। और मैं हमेशा तो इस घर में नहीं रह सकती ना। बिल्कुल रह सकती। अगर उस आदमी के हाथों तकलीफें नहीं झेलनी है तो तू बिल्कुल रह सकती। भैया मैं चाहती हूँ कि वो काम करे, मेरे और रुचि का ख्याल रखे। और अगर फिर भी पैसे कम पड़े तो मैं भी काम करूं। ये कैसे सपनों में जी रही है तू? तो फिर दीवार से अपना सर फोड़ना चाहती है? चल ठीक है, अगर तुझे यही ठीक लगता है और इसी में तुझे शांति मिलती है तो एक बार ये भी करके दे। लेकिन मेरी मान, वो आदमी सुधरने वाला नहीं है। रामदेव जी, आपने जो कदम उठाया है शायद वो जरूरी थी, लेकिन जयपाल जी के परिवार को लगता है बात इतनी आगे ना बढ़नी चाहिए। अब थोड़ी बहुत खटपट इस घर में न होती। ये कोई थोड़ी बहुत खटपट नहीं थी। ये मेरी बेटी पर रोज हाथ उठाता था, उस पर बेहुदा इल्जाम लगाता था। ये नामदेव जी, आगे का जिम्मा मैं लेता हूँ। आप तो समझते हो, अलग रह के आपकी बेटी का भी भला ना होने वाला। जबान तो इधर भी ना रुकने वाली। समाज तो एक सा ही है। बहू ससुराल छोड़े या बेटी मायके में आके रहे, चार बात तो बनेंगी। जगत, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? सारे झगड़े की जड़ खाली मेरी नौकरी ना है तो और क्या है? काम धंधा तुम कुछ करते नहीं और सारा फ्रस्ट्रेशन दारू पीकर मेरी बहन को उतारते। ये उसे हमेशा मारता पीटता परेशान करता। देखो जगत, अगर तुम कोई नौकरी करते तो एक खुशहाल जिंदगी गुजारते, अपने बीवी बच्चों को खुश रखते, अभी राखी पे शक नहीं करते। नामदेव जी, अब आगे की सोचो। हम लोग यहाँ राखी को वापस ले जाने आए हैं। बहू है वो हमारे घर की, रीत तो यही है, बेटी की डोली जरूर मायके से उठे लेकिन उसकी अर्थी ससुराल से ही उठे। लेकिन मैं अपनी बेटी को एक शर्त पर ही उस घर में भेज सकता हूं। अगर आप पंचों के सामने अपने हाथ से मुझे ये लिख कर दें कि मेरी बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, ये मेरी बेटी पर हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, और ये भी लिखिए कि जगत कोई नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा और बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा। आपको ये सब मंजूर है तो हम बात आगे करेंगे।
जगत, मैं कल तुम्हें फ़ोन करूँगा। मेरा एक दोस्त है, तुम उसके पास जाकर इंटरव्यू दे देना, नौकरी मिल जाएगी। राखी बेटा, तुम अपना सामान बांध लो। क्या हो गया राखी को? उसने एक बार जो गलती की उसे ठीक करने की बजाय वो वही गलती दोबारा कर रही है। जो इस हालत में वही बेहतर जाने। आई गेस जब आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनसे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये भले कितनी तकलीफ क्यों ना हो। पता नहीं लोगों को विक्टिम बन के क्यों मजा, जबकि बच निकलने का रास्ता सामने दिख रहा है। अब मैं और क्या करूं अभिषेक? जगत ने फ़ोन नहीं किया तुझे? नहीं यार, फोन तो नहीं आया मुझे उसका, बल्कि तेरी बहन का हस्बैंड है ये सोच के मैंने उसे फोन कर लिया था। कहता है कि जब उसे जरूरत होगी तब खुद आ जाएगा और तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी यार कुलदीप। कोई गल नहीं यार, आई कैन अंडरस्टैंड। जगत लाइन पे आ जाएगा राखी, तो फिर से सब चालू ना कर। मर्द है वो तेरा, तूने जो कुछ भी किया अंदर से किलस गया है वो। थोड़ा वक्त दे, संभल जाएगा वो। कोई भी आदमी ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी छोड़कर उसे चली जाए। तू भी समझ उसे। एक हफ्ता गुजर गया पापा, वो आदमी काम के लिए गया ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम लोगों ने ये सोच कैसे लिया था कि ये लड़का हमारी राखी के लिए ठीक रहेगा। हमने राखी और रुचि को दोबारा भेजकर दूसरी गलती कर दी है पापा। क्या करते बेटा? राखी अपने घर वापस जाना चाहती थी, हम उसे जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते थे ना। पापा अगर उसने राखी को फिर परेशान किया ना, या शिकायत का कोई भी मौका दिया, तो हम उसका तलाक करवा देंगे। भाड़ में गया समाज। जबान सबकी चलती है पटर पटर, लेकिन जब कोई मुश्किल में होता है ना, तो मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। ये जो समाज का बिजनेस है ना पापा, हमें सबसे ज्यादा उससे सतर्क रहने की जरूरत है। अभिषेक बेटा, इतना गुस्सा मत कर, जिंदगी ऐसे ही है। आ गए लाड साहब, 1 टके की कमाई नहीं और 1 मिनट की फुर्सत नहीं। अब क्या बाहर ही रहने लगूं? घर ना हूं मैं? सच्ची सच्ची बोल, तेरे दोस्त के साथ तेरा रिश्ता सिर्फ बातों का ना था, शरीर का भी था। क्या नाम है उसका? रितेश। फिर से बकवास चालू कर दी आते। रुचि मेरी बेटी है या उसकी? तुम नहीं बदले, तुम बदल ही नहीं सकते। अब सब लोग मुझे घटिया समझने लगे, जबकि तू है। गलती करती मैंने आके, मुझे आना ही नहीं चाहिए। मेरा भाई सही कह रहा था, तू एक घटिया बीमार आदमी है। क्या करेगी तू? जगत क्या कर रही हो? जगत, जगत नहीं, जगत नहीं, जगत, जगत। वो मेरी बात क्या करेगी? बोल। रुक जाओ, क्या करेगी? वो मैं घटिया। कहने दो उनको ही उनकी बातें अपने आप। जरूर फिर से इसने कुछ बोला होगा, इससे मेरी बेटी का दिल दुखा होगा।
वो उसे मारते पीटते थे सर, उस पर झूठा इल्जाम लगाया करते थे। इन्हें छोड़ना मत सर, बिल्कुल मत छोड़ना। हस्बैंड पकड़ में आ गया है, हमारी हिरासत में। मार दो। क्या कसूर था मेरी बहन का? काट डाला उसको। तो अभी वादा करके वापस लेकर के गए थे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए सर, उन लोगों ने अपने हाथ से लिख कर दिया था सर। गलती हमारी थी सर, हमें उससे दोबारा भेजना ही नहीं चाहिए था। गलती हमारी और खामियाजा हमारी बहन को, उसकी बच्ची को अपनी जान देकर के भुगत रहा है। लोगों की ज़बानें भी चलने लगी। हमें तो ये गलत रिश्ता करना ही ना था। अपने बयान में जगत ने कबूल किया कि जब उसके परिवार ने उसे यह बताया कि वो लोग उसकी बीवी और उसकी बच्ची को वापस घर ला रहे हैं, वो तभी से परेशान था। उसका दिमाग तो पहले से ही घूम गया था जब उसे बिजनेस के लिए पैसे देने से मना किया गया था। राखी की अपने दोस्त से बातचीत उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। जब उसका परिवार राखी और रुचि को घर वापस लाया, वो तब से ही उन्हें मारने की फिराक में था। जगत को हत्या के आरोप में बुक किया गया है। जगत के पिता और जगत के भाई पर घरेलू हिंसा और शादी के 7 साल के भीतर ही एक औरत के मारे जाने के आरोप दर्ज किए गए हैं। राखी के पास बच निकलने का रास्ता था और उसे बच निकलना भी चाहिए था, अपने लिए, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए। काश उस वक्त ये समझ में आ जाता कि एक बेकार और नाकारा पति के हाथों प्रताड़ित होने से उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी कहीं ज्यादा कीमती थी। काश। सबसे जरूरी बात यह है कि जिंदगी में विक्टिम बनने से नहीं, बल्कि विक्टिम बने रहने से सतर्क रहने की जरूरत है। कई बार बच निकलने का रास्ता बिल्कुल हमारे सामने खुला होता है। ये बात हर उस शादी के लिए एक सच है जो शादी बेमेल है, जिसमें हिंसा घर कर चुकी है और जो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।